जी, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन को हमने स्टडी करना है। ये डायफंटाइन इक्वेशन क्या होती है, किस पर्पस के लिए यूज होती है, आइए देखते हैं। मेरे पास इक्वेशन है 2x + 3y = 6 और दूसरी इक्वेशन है 2x + 4y = 3। अब नाम से जाहिर है मैं लीनियर टाइप की चीज को स्टडी करना चाह रहा हूँ और हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइंस को शो करती है। तो ये मेरे पास एक L1 इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, एक L2 इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। मैंने इन दोनों का ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। अब ये ग्राफ कैसे बनता है, लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ स्टडी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप सब इससे फैमिलियर है कैसे बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ के ऊपर अगर आप देखें तो मैंने दोनों स्ट्रेट लाइंस को डॉटेड किया हुआ, यानी जो है ना वो बोल्डली किया हुआ, डॉटेड किया हुआ। डॉटेड क्यों किया हुआ है, आपको याद होगा कि अगर आप किसी फंक्शन का अगर ग्राफ बनाएं तो या किसी रिलेशन का ग्राफ बनाएं तो डॉटेड जहां पर आप पॉइंट्स लगाते हैं तो मतलब आप ये बताने के लिए लगाते हैं कि वो हिस्सा जो है या वो जो पोर्शन है वो आपका ग्राफ का पोर्शन नहीं है, यानी ग्राफ में यानी सॉल्यूशन में शामिल नहीं है, यानी वो पॉइंट्स जो हैं वो आपके कर्व का हिस्सा नहीं है। तो जबकि आपने पढ़ा हुआ है कि लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो स्ट्रेट लाइंस को शो करती हैं, तो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हमारे ग्राफ का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो स्पेशली आप इस लाइन को देखें तो कोई भी पॉइंट मैंने ग्राफ का हिस्सा नहीं बनाया हुआ। डॉटेड इसलिए किया हुआ कि स्ट्रेट लाइन जो थी उसको रिप्रेजेंट करना था इसलिए। तो मैंने क्यों इसको डॉटेड किया हुआ है, इसलिए किया हुआ है कि अब याद कर लें कि नंबर 3 में हम इंटीजर्स पे स्टडी कर रहे होते हैं। तो दरअसल हमने डायफंटस जो साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, उसने स्ट्रेट लाइंस के ऊपर उन पॉइंट्स को स्टडी करना था जिनमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या थे, बोला इंटीजर्स थे। तो पूरी स्ट्रेट लाइंस को उसने स्टडी नहीं करना था, स्ट्रेट लाइंस के ऊपर वो वाले पॉइंट्स को चेक करना था कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स हैं। तो आइए देखते हैं, मैंने इसका ग्राफ बनाया तो इसमें ये जो पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर शो किए गए A B C D E ये इंटीग्रल पॉइंट्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये -3 4 पॉइंट है, ये वाला है C पॉइंट। B पॉइंट को स्टडी करें, इसमें x 0 है, y 2 है, और A पॉइंट को अगर आप स्टडी करें इसमें x 3 है और y 0 है। D पॉइंट को देखें तो इसमें x आपका जो है वो 6 है और y इसमें आपको मिल रहा है -2। इस तरह आखिरी जो पॉइंट है E, इसमें आपका x 9 है और y आपको मिल रहा है -4। तो ये इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, मतलब वो पॉइंट्स हैं लाइन के ऊपर जिनमें x कोऑर्डिनेट भी इंटीजर है और y कोऑर्डिनेट भी इंटीजर है। अब इतने पोर्शन में इनके अलावा आपको कोई ऐसा पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं मिलेगा जिसमें x और y दोनों इंटीजर्स हों। हाँ, ये पॉसिबल है x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट दोनों में से एक इंटीजर हो जाए, लेकिन दोनों ही इंटीजर्स को हमने स्टडी करना है। तो अब हमारे पास जितना पोर्शन है ग्राफ का उतने सेम ही यही 5 पॉइंट्स हैं, इनसे आगे पीछे यकीनन और भी पॉइंट्स होंगे। तो इस लाइन को अगर आप स्टडी करें तो ग्राफ बनाकर चेक कर सकते हैं, इस लाइन के ऊपर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसके ऊपर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो। तो बेशुमार जो है बातें वो क्वेश्चंस के तौर पर पैदा होती हैं, मसलन कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट इंटीग्रल नहीं है या इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर इस वक्त जो नजर आ रहे हैं आपको वो 5 पॉइंट्स हैं जो इंटीग्रल हैं, इनसे आगे पीछे हैं कि नहीं आपको इस बात का यकीन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी तक हमने ये क्राइटेरिया स्टडी नहीं किया। हम जो क्राइटेरिया बनाने जा रहे हैं उसमें ये बात है कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे, मतलब जिनमें x और y और दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स हों, अगर तो होंगे तो इनफाइनाइटली मैनी होंगे, अगर नहीं होंगे तो डेफिनेटली कोई भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको एक भी पॉइंट मिल गया लाइन के ऊपर इसमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स हैं तो बेसिकली इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। और ये बात भी कि अगर आपको एक पॉइंट
एक इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल गया आपको 9 के ऊपर, तो उस एक सॉल्यूशन की मदद से आप इनफाइनाइटली मैनी जो सॉल्यूशंस हैं वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका भी हमने क्राइटेरिया हमने स्टडी करना है। तो डायफंटाइन इक्वेशन जो है, लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन, तो स्ट्रेट लाइन ही हुआ करेगी, लेकिन डायफंटाइन का वर्ड साथ में अटैच है, तो इट मींस कि आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर तमाम पॉइंट्स को स्टडी नहीं करेंगे, आपने चेक करना है स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद उन पॉइंट्स को जिनमें एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स हैं। वो इंटीजर्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, इस बात की गारंटी पहले हम यहाँ से समझ लेते हैं। थोड़ा सा गौर करें, अगर आप यहाँ से देखें तो लाइन को हम इस शेप में लिखा करेंगे ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो यहाँ पर a की जगह 2 है और b की जगह 3 है। 2 और 3 का आपने जीसीडी कैलकुलेट करना है, यानी a और b का जीसीडी कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि 2 और 3 का जीसीडी 1 होता है। क्या ये राइट साइड वाले नंबर यानी c को, यानी इस वक्त जो 6 है इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस, कर रहा है डिवाइड। तो ये गारंटी है इस बात की, हम प्रूफ करेंगे आगे, ये इस बात की गारंटी है अगर a और b का जीसीडी c को डिवाइड करता है तो लाइन के ऊपर आपको इंटीग्रल सॉल्यूशंस मिलेंगे, और एक नहीं मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी मिलेंगे। और एक सॉल्यूशन की मदद से आप बाकी तमाम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस फाइंड कैसे करेंगे, ये क्राइटेरिया भी बढ़ेंगे। यहां पर देखें, ये दूसरी लाइन थी, इसमें a क्या है? इसमें a 2 है और b 4 है। 2 और 4 का जीसीडी कैलकुलेट करें तो 2 निकलता है। राइट साइड पे c की जगह 3 है, तो आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो 3 को यानी कि c को डिवाइड नहीं करता। तो दैट्स व्हाई क्राइटेरिया है कि इस लाइन के ऊपर आपको कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा। ये जो ग्राफ आपने देखा है, इसमें असल में ये जो ऊपर वाली लाइन है जो ब्लू कलर की बनी हुई है, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। ग्राफ आप खुद प्लॉट करके चेक कर सकते हैं। तो हमने अभी जो क्राइटेरिया पढ़ना है वो क्या है कि लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन जो है ax प्लस by इज इक्वल टू c, इसका कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन है। कब होगा? जब a और b का जीसीडी c को डिवाइड करेगा। अगर a और b का जीसीडी c को डिवाइड नहीं करेगा तो इसका कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और क्राइटेरिया बनाना है कि अगर सॉल्यूशन मिलता है हमें इंटीग्रल, तो उस एक सॉल्यूशन की मदद से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को स्टडी कैसे किया जा सकता है। हमने स्टार्ट किया था जी डायफंटाइन इक्वेशन। डायफंटाइन इक्वेशन के बारे में हम पढ़ चुके हुए हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन होती है जहाँ पर a b c इंटीजर्स होते हैं, x और y हमारे पास अननोन्स होते हैं, लेकिन x और y भी हमने इंटीजर्स में से तलाश करने होते थे। हमने देखा था कि असल में डायफंटाइन इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं, इंटीग्रल सॉल्यूशन से मुराद ये है कि इस स्ट्रेट लाइन ax प्लस by इज इक्वल टू c स्ट्रेट लाइन के ऊपर उन पॉइंट्स को हमने लोकेट करना होता है, या वो वाले पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं जिनमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हों, इंटीजर्स हों। तो जहाँ पर भी वर्ड डायफंटाइन का आ जाएगा, ये बात वो नहीं भी लिखेगा कि इट हैज़ अ सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन, अंडरस्टूड होगा, अब हम इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो हमने ये भी देखा था कि डायफंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब a और b का जीसीडी c को डिवाइड करे। इफ एंड ओनली के साथ ही हमने रिजल्ट प्रूव करना है। और हमने ये भी बात की थी कि अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन हो हमें, तो उस एक सॉल्यूशन की मदद से हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जो हैं उसके फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि x नॉट और y नॉट आपका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो है, b यहाँ पर जो y का कोएफिशिएंट है और a जो x का कोएफिशिएंट है, ये इंटीजर्स हैं, d इन दोनों का a और b का जीसीडी है। सॉल्यूशन तब निकलेगा जब d c को डिवाइड करे। और ये जो प्लस माइनस लिखा हुआ है, इनको अगर आप गौर से देखें तो यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ माइनस प्लस है। अब ये एक कन्वेंशन जो है हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। प्लस माइनस, माइनस प्लस से मुराद ये होता है कि अगर मैंने इधर ऊपर वाली इक्वेशन में प्लस का साइन लिया हुआ है तो फिर मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लेना है। अगर मैंने इधर नेगेटिव साइन लिया हुआ है तो फिर इधर मैंने पॉजिटिव साइन लेना है। यानी प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस ऑल्टरनेट है। अगर एक में पॉजिटिव साइन है दूसरे में नेगेटिव होगा, और अगर पहली वाली में नेगेटिव साइन है तो फिर दूसरी वाली में पॉजिटिव साइन होगा। तो चलिए जी इसका प्रूफ करते हैं। हम दो काम करने हैं हमने। पहला काम हमारा ये है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट अगर d जो है जीसीडी a और b का c को डिवाइड करे, और अगर इफ एंड ओनली के साथ है जो कि अगर d जीसीडी c को डिवाइड करता है a और b का,
तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इफ़ एंड ओनली के साथ हमने ये प्रूव करना है, यानी एग्जिस्टेंस की बात करनी है, और फिर उसके बाद हम पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के ज़रिए इनफाइनाइटली मैनी जो जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं इसके, वो सारे के सारे कैसे फाइंड करें इन इक्वेशंस की मदद से, इस बात को भी हमने प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी एग्जिस्टेंस। चलिए जी, डी हमारे पास है जीसीडी ए और बी का। अब डी चूँकि ए और बी का जीसीडी है और हमें पता है कि जीसीडी का क्या मतलब होता है। अगर डी ए और बी का जीसीडी है तो डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी बी को भी डिवाइड करेगा, और डी जो है वो ए और बी का एक लीस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये भी हमें पता चल सकता है यहाँ से। तो यहाँ से एक चीज़ जो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि डी ए को डिवाइड करेगा। यहीं से दूसरी चीज़ हम कह सकते हैं कि डी बी को भी डिवाइड करेगा। और तीसरी बात ऑब्जर्व की जा सकती है कि डी ए और बी का कोई एक लीनियर कॉम्बिनेशन भी है। लाइक मैं कहने जा रहा हूँ ए एक्स नहीं यूज़ करूँगा नोटेशन, क्योंकि एक्स और वाई यहाँ पर भी अपीयर हो रहे हैं। एक्स नॉट वाई नॉट भी नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। मैं कुछ डिफरेंट यहाँ पर कह देता हूँ, लाइक ए x1 प्लस बी y1। ठीक है जी, फॉर सम x1 y1 बिलोंग्स टू z। ये बात मैंने कैसे लिखी, क्योंकि हम जानते हैं जो जीसीडी होता है वो ए और बी का कोई ख़ास लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। ए और बी का कौन सा वाला? लीस्ट पॉजिटिव वाला। तो चलिए जी प्रूफ का आगाज़ करते हैं। तो पहले हम एक अपना केस प्रूव करेंगे, ये वाली इंक्लूजन। अब इस इंक्लूजन में हमें गिवन क्या है भला, क्या करना था हमने? हैज़ सॉल्यूशन, यानी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इफ एंड ओनली डी ए और बी का जो जीसीडी है वो सी को डिवाइड करे। तो इस इंक्लूजन में हम क्या करते हैं भला, सॉल्यूशन है ये बात मान लेते हैं और प्रूव करेंगे कि डी सी को डिवाइड करता है। तो सॉल्यूशन सपोज कर लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एग्जिस्ट से x2 y2 बिलोंग्स टू z क्रॉस z। यानी हमने फर्ज कर लिया कि x2 y2 दोनों इंटीजर्स हैं और ये पेयर जो है ये इसका एक सॉल्यूशन है। तो डेफिनेटली अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो क्या मतलब होगा कि ये जो पेयर है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या होगा जी आपके पास a x2 प्लस बी y2 इज इक्वल टू सी के बराबर होगा, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। और अब हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि d जो है वो c को डिवाइड करेगा। तो d a को डिवाइड करता है, ये बात हमें गिवन है। d b को डिवाइड करता है, ये बात भी गिवन है। तो अगर d a और b दोनों को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली फिर d a और b के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। इन पर्टिकुलर d इस वाले लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा जो कि c के बराबर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि d विल डिवाइड्स ax2 प्लस by2 एंड दैट इज इक्वल टू c, क्योंकि d a को भी डिवाइड करता है एंड d b को भी डिवाइड करता है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये बात हमें गिवन है कि d a को भी डिवाइड करता है, d b को भी डिवाइड करता है। अगर d a और b दोनों को डिवाइड करे तो इन दोनों के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। इन पर्टिकुलर इस वक्त यहाँ 2 है, ax2 प्लस by2 ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है a और b का, d इसको भी डिवाइड करेगा, यानी कि d c को भी डिवाइड करेगा। डेट इज d डिवाइड्स c। तो हम इंक्लूजन ये वाला प्रूफ कर चुके हैं कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो a और b का जीसीडी c को डिवाइड करता है। और अब हम उल्टा काम करेंगे, ये वाला इंक्लूजन। अब इसमें क्या करना है वाला हमने कि अगर d c को डिवाइड करता है तो फिर साबित करना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इसमें हमें क्या गिवन है, d c को डिवाइड करता है, ये बात गिवन है। अगर d c को डिवाइड करता है तो क्या मतलब होगा इस बात का? मतलब ये होगा कि c बराबर होगा d टाइम k फॉर सम k बिलोंग्स टू z। डेफिनेटली हम ऐसे लिख सकते हैं
डी चूंकि सी को डिवाइड करता है तो सी बराबर होगा किसी इंटीजर के लिए डी के। चलिए जी, अब हम डी का ये जो हमने यूज़ किया था यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन जो बना के रखा हुआ था, ये चीज़ इसको यूज़ कर लेते हैं। तो डी इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन इंटू के है, यहाँ पर आ गया। डी इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन के बराबर हमने ये बात पहले से बना के रखी हुई थी। इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ए के साथ एक्स वन के प्लस बी के साथ वाई वन के, और राइट साइड पे मैंने लिख दिया सी। अब गौर करें कि के इंटीजर था, x1 और y1 ये भी इंटीजर्स थे, तो मतलब ये जो क्वांटिटी है ये इंटीजर है, ये क्वांटिटी भी एक इंटीजर है। इट मीन्स के ये इंटीजर और ये इंटीजर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं भला? ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, एग्जैक्टली वही इक्वेशन जो हमें यहाँ पर गिवन थी। यानी सिंपल वे में चूंकि ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि x की जगह ये नंबर पुट करूँ और y की जगह ये नंबर पुट करूँ तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि x1 के y1 के एक सॉल्यूशन है किसका? इस इक्वेशन का। तो दिस इंप्लाइज दैट द पेयर x1 के y1 के दिस बिलोंग्स टू z क्रॉस z इज अ solution of ax plus by is equal to c। यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि ax plus by equal to c has a solution। तो if and only if के साथ हमने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया है। फिर से देखते हैं क्या प्रूव कर दिया भला, कि अगर डायफेंटाइन इक्वेशन ax plus by equal to c का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो फिर a और b का जीसीडी जो कि इस वक्त d है वो c को डिवाइड करेगा, और अगर d ने c को डिवाइड किया तो फिर ax plus by इज इक्वल टू c का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये बात हमने साबित कर ली। अब हमने करना वाला कि अगर x नॉट y नॉट एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन से मुराद ये है कि आप ये सारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते जब तक कि आपको एक सोल्यूशन पर्टिकुलर गिवन ना हो या आप वो फाइंड ना कर सके। वो पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है वो तो बहरहाल बात की बात है, हम आगे देखेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है। लेकिन फिलहाल हमने ये बात प्रूव करनी है कि अगर एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है तो उस एक सोल्यूशन की मदद से हम जितने भी पॉसिबल सोल्यूशंस हैं हमने प्रूव करना है कि वो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगला काम हमारा क्या है जी? जनरल सोल्यूशन का। जबकि हमें गिवन क्या है? x नॉट y नॉट एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के तौर पर गिवन है। ठीक है जी, वी हैव, एक तो हमारे पास डायफेंटाइन इक्वेशन है जी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। हम इसको इस वक्त इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और एक हमें यह गिवन है कि x नॉट y नॉट इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है। गिवन दैट x नॉट y नॉट बिलोंग्स टू z क्रॉस z is a particular solution of Diophantine equation 1। देन क्या होगा? अगर ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो क्या होगा? डेफिनेटली ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि आप लिख सकते हैं a x नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल टू सी, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाइड रहेगी अगर मैं x की जगह x नॉट और y की जगह y नॉट पुट कर दूं तो। चलिए जी, अब हमने जनरल सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालना है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें अगर आप गौर से तो दोनों की राइट साइड c के बराबर ही है, मतलब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखते हैं जी, गौर कीजिएगा जी। फ्रॉम 1 एंड 2 हमने लिख दिया ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ax नॉट प्लस बी वाई नॉट। अब ax नॉट वाली टर्म को आप इधर ले आए, क्या बन जाएगी? x a कॉमन आ जाएगा तो x माइनस एक्स नॉट बचेगा, और इस टर्म को आप उधर भेज दें तो b आ जाएगा, यहाँ पर y नॉट माइनस वाई बच जाएगा आपके पास। आसानी से ये बात देखी जा सकती। चलिए जी, अब क्या करना है? अब आप d से डिवाइड कर दें।
डी से डिवाइड कर दिया, a ओवर डी एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू b ओवर डी वाई नॉट माइनस वाई आ जाएगा। चलिए जी, अब a और d a और b का जीसीडी था, वेयर d वाज द जीसीडी ऑफ a एंड b। क्या मतलब होगा इस बात का? इस बात का मतलब ये होगा, हमने पढ़ा भी था कि अगर d a और b का जीसीडी है तो फिर a ओवर d b ओवर d ये इंटीजर्स हैं, यानी डेफिनेटली d a और b दोनों को डिवाइड भी करता है, और इंटीजर्स होने के साथ साथ इनका जीसीडी 1 भी है। ये बात हमने प्रूव की हुई थी। तो जो चीज़ प्रूव की हुई थी हमने उसी चीज़ को यूज़ करना है। तो इस चीज़ को हम आगे जाके यूज़ भी करेंगे कि अगर d a और b का जीसीडी है तो फिर a ओवर d और b ओवर d दोनों इंटीजर्स भी हैं और इन इंटीजर्स का जीसीडी 1 भी है। अब आप देखें कि यहाँ पर b ओवर d, अगर मैं देखूं कि b ओवर d डिवाइड करता है a ओवर d टाइम x माइनस एक्स नॉट को, तो क्या मैंने कुछ गलत नहीं लिख दिया? हाँ, ये बात मैं तभी कह सकता हूँ। देखिए, मैंने d से डिवाइड किया, पता नहीं यार b ओवर d इंटीजर था कि नहीं इंटीजर था। अब डिविजिबिलिटी जो होती है वो इंटीजर्स में स्टडी की हुई है, ये बात मानते हुए कि d a और b का जीसीडी था, d ने a को भी डिवाइड करना है, यानी a ओवर d भी इंटीजर था और b ओवर d भी इंटीजर था। हमें इस बात का पता है और इस बात का भी पता है कि a ओवर d और b ओवर d का जीसीडी 1 भी है। लिहाजा अब b ओवर d और a ओवर d का जीसीडी चूंकि 1 है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि b ओवर d लाजमी डिवाइड करेगा x माइनस एक्स नॉट को। हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर a डिवाइड करता है b और c दो नंबरों के प्रोडक्ट को, जिनमें से a का एक नंबर के साथ से b के साथ जीसीडी 1 है, देन a लाजमी तौर पर डिवाइड करेगा दूसरे वाले नंबर c को। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू b ओवर d टाइम कोई इंटीजर। कौन सा इंटीजर? कोई भी इंटीजर, लाइक मैं कहता हूँ s, और लिख सकता हूँ फॉर सम s बिलोंग्स टू z। चलिए जी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा x नॉट प्लस b ओवर d टाइम s के, जहाँ पर s क्या है? कोई एक इंटीजर है। ये चीज़ बना लिया आपने। ये जो इक्वेशन है आप इसको नाम दे दे इक्वेशन 3 का, और अब आप इसको नाम देकर इक्वेशन 4 का। यहाँ से x की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करके देखें कि y आपको क्या मिल रहा है। क्या आ जाएगा हमारे पास? a ओवर d, x की जगह मैं पुट करने जा रहा हूँ x नॉट प्लस b ओवर डी एस, नेगेटिव x नॉट पहले से पड़ा हुआ है यहाँ पर, राइट साइड पर b ओवर डी के साथ साथ y नॉट माइनस y मौजूद है। तो यहाँ से देखिए x नॉट नेगेटिव x नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा जी आपके पास? a ओवर d टाइम b ओवर डी एस एंड ऑन द राइट हैंड साइड b ओवर d y नॉट माइनस y आ जाएगा, b कैंसिल आउट हो जाएगा, d कैंसिल आउट हो जाएगा, a ओवर डी एस बच जाएगा, और आप लिख सकते हैं यहाँ से y नॉट माइनस वाई इज इक्वल टू a ओवर डी एस के बराबर। और जी अब क्या बन जाएगा जी आपके पास? y को फाइंड करना है तो माइनस वाई बन जाएगा हमारे पास माइनस वाई नॉट प्लस a ओवर डी एस के, और y इक्वल हो जाएगा y नॉट नेगेटिव a ओवर डी एस के बराबर। तो आपने ऑलमोस्ट ये काम कर लिया हुआ है, x को प्रूव कर लिया हुआ है, x नॉट y नॉट याद रखें। पर्टिकुलर सॉल्यूशन था जो आपको गिवन था, x लिख दिया x नॉट प्लस b ओवर डी एस के बराबर, और y को लिख दिया हमने y नॉट माइनस a ओवर डी एस के बराबर। ये भी देखें कि यहाँ प्लस है तो यहाँ है माइनस। ठीक है जी। अब ये चीज़ आपको मैं पहले से क्लियर कर दूं कि असल में हमने क्या किया, इक्वेशन 3 को देखें, अगर आप गौर करिए कैसे बनी थी। हमने यहाँ से इस टर्म को इधर भेजा था, अगर आप इस टर्म को उधर भेज के इस टर्म को इधर भेज दें तो यहाँ पर सिंपली नेगेटिव प्रूव हो जाना था, और यहाँ पर
पॉजिटिव प्रूव हो जाना था। ये काम हम कर तो नहीं रहे, लेकिन आपको मैं गाइड करता चलूँ। चूँकि हमने इक्वेशंस बाद में इनको रब कर देना था, तो सामने ये नहीं आनी थी। तो अब हमने यहाँ तक क्या किया, इक्वेशन 4 ये बना ली, इसको फर्ज कर लें ये इक्वेशन 5 है। इक्वेशन 5 तक हमने क्या किया, शुरू किससे किया था, शुरू इस चीज़ से किया था कि x नॉट y नॉट हमारे पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी का, और हमने प्रूव कर दिया कि x इसके बराबर है, y इसके बराबर है, जहाँ पर s कोई ख़ास इंटीजर था। ठीक है जी, यानी आम अल्फाज में, आसान अल्फाज में हमने क्या प्रूव किया है कि अगर तो x नॉट और y नॉट ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी डायफेंटाइन इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन है कोई, तो फिर x और जो y हैं इनको आप आर्बिट्रेरी सोल्यूशन समझते हुए आप साबित कर सकते हैं कि अगर x और y कोई सोल्यूशन होगा तो उसको आप इस शेप में लिख सकते हैं जहां पर s कोई एक इंटीजर होगा। ठीक है जी, यानी कि अगर x y कोई एक इंटीजर है डायफेंटाइन इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी का, तो फिर वो इस शक्ल में लिखा जा सकता है। अब हमने सिंपली ये साबित करना है कि अगर x और y इन शक्लों में लिखे जा सकते हैं, तो फिर वो हमारी जो गिवन डायफेंटाइन इक्वेशन थी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, उनके सॉल्यूशंस भी होंगे। अगर तो मैंने ये भी प्रूव कर दिया तो प्रूव हो जाएगा कि जितने भी सॉल्यूशंस हैं डायफेंटाइन इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के, वो सारे के सारे दरअसल इन्हीं अशकाल में लिखे जा सकते हैं जहां पर s कोई आर्बिट्रेरी इंटीजर हो जाएगा। यानी अभी तो हमने यहां पर ये देखा है कि अगर x और y कोई आर्बिट्रेरी इंटीजर है तो फिर क्या होगा जी, s कोई एक फिक्स कोई सम इंटीजर है। ठीक है जी, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि अगर यहां पर कोई मैं आर्बिट्रेरी इंटीजर लगा दूं तो ये जितने भी नंबर्स बनेंगे x और y, क्या ये हमारी गिवन डायफेंटाइन इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं कि नहीं। अगर तो होंगे प्रूफ, तो साबित हो जाएगा कि जितने भी जो सॉल्यूशंस हैं डायफेंटाइन इक्वेशंस के, वो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं s की मुख्तलिफ वैल्यूज इंटीजर से लेकर इसमें पुट करके। वी हैव प्रूव्ड दैट, हम लिख लेते हैं, वी हैव प्रूव्ड दैट इफ एक्स वाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 डायफेंटाइन इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, हमने उसको 1 का नाम दिया हुआ था 1, then it is of the form x is equal to x naught plus b over d s, y is equal to y naught minus a over d s for sum s belongs to z। और अब हम क्या प्रूव करेंगे, मैं बता चुका हूं आपको कि अगर किसी भी इंटीजर s के लिए या t के लिए, ठीक है जी, ये जो नंबर यहां से x निकलेगा और यहां से y निकलेगा, मैं साबित कर दूं कि ये हमारी गिवन डायफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो फिर प्रूव हो जाएगा कि जितने भी सॉल्यूशंस होंगे डायफेंटाइन इक्वेशन के, वो सारे इसी फॉर्म के होंगे जहां पर s या t एक आर्बिट्रेरी इंटीजर होगा। तो हम करने जा रहे हैं नाउ इज अ सॉल्यूशन ऑफ 1। तो क्या किसी भी इंटीजर t के लिए जो हमें वैल्यूज यहां से x और y मिलेंगी, क्या वो हमारी डायफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं और ये बहुत आसान काम होगा। तो जी इस बात को प्रूव करने के लिए कि क्या ये हमारी डायफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, हमें सिंपली ये करना पड़ेगा, इनको इक्वेशन में पुट करके कि क्या हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, ये जस्ट हमें चेक करना पड़ेगा। कंसिडर ax प्लस बी वाई, जहाँ पर x की जगह मैं पुट करने जा रहा हूँ x नॉट प्लस बी ओवर डी टी प्लस b के साथ y की जगह y नॉट माइनस a ओवर डी टी। तो सिंप्लीफाई करते हैं जिसको, ax नॉट बन जाएगा प्लस a b ओवर डी टी
प्लस बी वाई नॉट माइनस बी को ए से करके मल्टीप्लाई ए बी ओवर डी टी, ये बच जाएगा। आप देख सकते हैं ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपके पास सिंपली बच जाएगा ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट, ये चीज़ बन जाएगी। तो ये देखने के लिए कि क्या ये चीज़ सी के बराबर है, सी के बराबर होगा, ये नंबर यहाँ पर आएगा तो ही प्रूव होगा कि इन वैल्यूज़ ने इसको सेटिस्फाई कर दिया है। तो हमने यहाँ पर सी लेके आना है। सी कैसे लेके आ सकते हैं? ये बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें गिवन ये था कि एक्स नॉट वाई नॉट सोल्यूशन था किसका, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी का, यानी जिसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया हुआ था। आप देख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 2 कि ये भी सी के ही इक्वल था। तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हो गया। इट मीन्स x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी ओवर डी टी एंड y इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस ए ओवर डी टी form the solution of ax plus by is equal to c for any t belongs to z, hence the result। तो एक बार आपको मैं दोबारा बता दूं, असल में हमने क्या किया था, हमने हमारा जो टारगेट था यहाँ पर पहले मैंने सोल्यूशन लेके x और y को ये देखा कि x और y इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, y इस फॉर्म में और x इस फॉर्म में। उसके बाद मैंने क्या किया, किसी भी आर्बिट्रेरी इंटीजर के लिए मैंने देखा हर वो नंबर जो यहाँ से निकल सके वो हमारी डाइफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। तो दरअसल मैंने किया क्या, हर वो नंबर जो इस फॉर्म में लिखे जा सकें वो हमारी गिवन डाइफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं और इनके अलावा हमारे पास कोई और सॉल्यूशन नहीं होगा। साबित कर दिया कि तमाम तरह सॉल्यूशंस होंगे डाइफरेंशियल इक्वेशंस के वो इन्हीं फॉर्म के ही हैं, यानी यहीं से हम निकाल सकते हैं जहाँ पर हमने t एक आर्बिट्रेरी इंटीजर लेके इसमें पुट करके निकालेंगे। हमने ये थ्योरम जो है प्रूव कर लिया हुआ है, लेकिन इस थ्योरम में एक छोटी सी यूं कह लें कि एक जगह पे गड़बड़ थी, उसको पॉइंट आउट नहीं किया। वो किस जगह पर गड़बड़ थी, क्या चीज़ थी, आइए देखते हैं। दरअसल एक इक्वेशन थी हमारे पास a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू बी इंटू वाई नॉट माइनस वाई, ये चीज़ थी जी हमारे पास। हमने पहले इसके दोनों तरफ डिवाइड किया d के साथ, क्योंकि d b और a दोनों को डिवाइड करता है, तो और ये पॉजिटिव नंबर होता है यानी कि ज़ीरो नहीं होता, तो डिवाइड कर सकते थे। इसमें हमने कोई भी मिस्टेक नहीं की थी। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हमने कहा था यहाँ d है, b ओवर d डिवाइड करता है a ओवर d इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट को। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात सोचनी चाहिए थी कि ये नंबर इसको डिवाइड तभी कर सकता है अगर b, d तो नॉन ज़ीरो है, कंफर्म है, अगर b भी नॉन ज़ीरो हो तो, अदरवाइज ये नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता था। तो उस जगह पर आप ये मेंशन कर लें, साथ नोट कर लें कि b मस्ट बी नॉन ज़ीरो। ठीक है जी, क्योंकि b अगर नॉन ज़ीरो होगा तो ही हम इसको कह सकते हैं कि यार ये इसको डिवाइड करता है, अदरवाइज ज़ीरो तो किसी नंबर को डिवाइड नहीं करता, हम ये बात जानते हैं। ठीक है जी, b नॉन ज़ीरो हो गया और फिर हमने एंड पे आके जहाँ काफ़ी सारे जो स्टेप्स के बाद हमने ये प्रूव कर लिया था कि जो सोल्यूशन है ना वो किस टाइप का है, वो इस टाइप का है जी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी ओवर डी टी एंड y इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस ए ओवर डी टी। ये हमने सोल्यूशन प्रूव कर लिया। अब बात दरअसल ये है कि प्रूफ तो हमने कर लिया, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का था कि अगर b नॉन ज़ीरो हो, हमने तब के लिए प्रूव किया, रिजल्ट ये है। अब एक छोटा सा काम करना बाकी है कि अगर b ज़ीरो हो जाएगा तो फिर हम ये तो कह नहीं सकते कि यार ये टर्म इसको डिवाइड करेगी, यानी ये नंबर इसको डिवाइड करेगा, ये तो कहा नहीं जा सकता। तो फिर क्या होगा अगर b ज़ीरो हो जाएगा, तो उसके लिए हम एक आखिर में अगर b ज़ीरो हो जाएगा तो क्या करना है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर इसको कहते हैं ये एक एक्सेप्शनल केस है, समझे।
ठीक है जी। अगर b 0 हो जाएगा तो क्या करना है, अगर जनाब b 0 हो गया आपका तो भी हमने हर हाल में ये साबित करना है कि सोल्यूशन इसी टाइप का है। b नॉन ज़ीरो से सोल्यूशन ये प्रूव कर लिया होगा हमने, b अगर ज़ीरो भी हो जाएगा तो भी ये प्रूव करना है कि सोल्यूशन अभी भी इसी टाइप का है, सेम यही इक्वेशन हमारा सोल्यूशन है। ठीक है जी, ये बात हमने प्रूव करनी है। तो अगर b 0 हो गया तो डेफिनेटली अब b को इसमें b की जगह पुट कर दें 0, तो क्या बन जाएगा a/d x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है जी। फॉर द मोमेंट अब मुझे याद नहीं कि उस वक्त हमने इस इक्वेशन को क्या नाम दिया था, लेकिन इस वक्त मैं इस इक्वेशन को a का नाम दे देता हूँ। ठीक है जी। देन इक्वेशन a क्या बन जाएगी जी, a/d इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि b 0 है, राइट जी। b 0 है, यहां से a भी नॉन जीरो, d भी नॉन जीरो, डिवाइड कर देंगे। अच्छा a क्यों नॉन जीरो, a मस्ट भी नॉन जीरो होगा, उसकी रीज़न क्या बोला, क्योंकि b तो ज़ीरो हमने कह दिया है, अगर a भी ज़ीरो हो गया तो असल में तो लीनियर इक्वेशन का कोई तस्वर ही नहीं रह जाएगा पीछे। ये चीज़ थी ना हमारे पास इनिशियली, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, b को 0 कर दिया है तो ये अब ये इक्वेशन क्या बन गई भला, ax इज इक्वल टू, सॉरी ये c था, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c था, b को अगर मैंने कह दिया 0 है तो ये रहेगी पीछे ax इज इक्वल टू c, ये रहेगी पीछे। तो अगर a भी 0 हो गया तो लीनियर इक्वेशन का यहाँ पर तस्वर ही पैदा नहीं होगा और ना ही जीसीडी का कोई तस्वर पैदा होगा, क्योंकि जीसीडी में भी, जीसीडी के लिए भी a और b का हमने कहा जीसीडी d है, तो इट मीन्स कि जीसीडी के लिए भी a और b में से कम एक को नॉन जीरो होना ज़रूरी था। ठीक है जी। तो a लाजमी तौर पर नॉन जीरो ही है, लिहाजा आप a से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा जी आपके पास, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो x आ गया आपके पास x नॉट, ये आ गया जी आपके पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट। अच्छा x इज इक्वल एक्स नॉट तो मैं पहले भी कहा गया था कि ये सोल्यूशन है, x इज इक्वल एक्स नॉट सोल्यूशन है, साथ में y इज इक्वल टू वाई नॉट भी कहा गया था कि ये सोल्यूशन है। लेकिन ये एक पार्टिकुलर सोल्यूशन था, ये भी एक पार्टिकुलर सोल्यूशन था, हमने शेप इन दोनों सोल्यूशंस को इस फॉर्म की देनी है। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि y इज इक्वल टू वाई नॉट तमाम सोल्यूशंस नहीं आए, x इज इक्वल एक्स नॉट तमाम सोल्यूशन नहीं आए, ये साथ में ये एक सोल्यूशन है। हम अगर देखें कि अगर आपने यहाँ पर b को 0 कर दिया, पीछे पास आपके पास इक्वेशन बचती है ax इज इक्वल टू c, और यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर करें y क्या है, y आर्बिट्रेरी है, y क्या हो गया, अगर लीनियर इक्वेशन से y गायब हो गया तो उसका मतलब है कि वो y आर्बिट्रेरी हो गया। आर्बिट्रेरी से मुराद क्या भला, आर्बिट्रेरी से मुराद ये है कि तमाम इंटीजर्स y की जगह लिए जा सकते हैं, लेकिन x की जगह x नॉट लिया जाएगा, बस x आर्बिट्रेरी नहीं है। ठीक है जी, x की जगह x नॉट लिया जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। अगर b 0 हो गया तो ax इज इक्वल टू c, एक पीछे वर्टिकल लाइन बचेगी, और हमने देखना है कि वर्टिकल लाइन के ऊपर कितने इंटेग्रल पॉइंट्स मौजूद है। चूंकि एक सोल्यूशन मिला था, इसका मतलब एक इंटेग्रल पॉइंट है, लेकिन अगर वर्टिकल लाइन के ऊपर एक इंटेग्रल पॉइंट है तो दरअसल इनफाइनाइटली मैनी इंटेग्रल पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, और हर इंटीजर के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक इंटेग्रल पॉइंट मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि x इज इक्वल एक्स नॉट फिक्स होगा, y आर्बिट्रेरी होगा, y इज इक्वल टू वाई नॉट, एक आंसर नहीं है, y आर्बिट्रेरी है यहाँ पर। ठीक है जी, हमने सॉल्यूशंस को ये शेप देनी है किसी भी तरीके से। तो चलें जी, अब आप कैसे दे सकते हैं ये शेप, x के बारे में क्या कहेंगे, x आपका x नॉट है, ठीक है जी, x नॉट के बराबर, ओके हो गया जी। लेकिन b जो कि 0 है तो आप इसको लिख सकते हो x नॉट प्लस 0, बल्कि 0 इंटू टी कोई भी इंटीजर है, ठीक है, 0 इंटू टी। तो b जो कि 0 था, लिहाजा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x नॉट प्लस बी ओवर डी टी, यानी फिर से मेरे पास x की शेप वैसी ही है हर हाल में। आप समझ चुके होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि b नॉन जीरो था तो सॉल्यूशन की शेप ये थी, लेकिन अगर b 0 हो जाएगा, ठीक है जी, तो भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें, और उस सूरत में भी सॉल्यूशंस की शेप यही निकलेगी जो कि यहाँ पर हमने ये फाइंड की हुई है। x के लिए कर लिया, अब रह गया काम y के लिए। तो y जो कि हमें पता है आर्बिट्रेरी है, तो सिंस y इज
आर्बिट्रेरी, तो मैं कह सकता हूं y इज इक्वल टू एस, एस बिलोंग्स टू z, एस कोई भाई इंटीजर है, ठीक है, तमाम इंटीजर्स हमारे सॉल्यूशंस का पार्ट है इस केस में। तो y इज इक्वल टू एस है, तो मैंने अब किसी भी तरीके से इसको शेप देनी है, कौन सी, ये वाली, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, s है, तो अगर मैं लिख दूं यहां पर इसको, s कोई इंटीजर है, तो y नॉट माइनस का साइन, ठीक हो गया जी, नेगेटिव साइन साथ में मैं कह देता हूं s, बल्कि t कह देता हूं, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है जी, y नॉट माइनस टी, ओके हो गया। तो मैंने क्यों किया, s इंटीजर था, y नॉट भी इंटीजर है, t भी इंटीजर है, इन दोनों का डिफरेंस भी एक इंटीजर होना है, और y नॉट मतलब ये दोनों सेम चीजें हैं। t आपने वो इंटीजर पुट नहीं करना जो, मतलब फर्ज कर लें अगर आपने s की जगह 1 पुट किया तो यहाँ 1 आ जाना है ना, तो t की जगह भी कोई इंटीजर पुट करके यहाँ पर 1 लाया जा सकता है। t की जगह क्या पुट करके आप 1 लेके आएंगे, t की जगह आप y नॉट माइनस 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखें t की जगह y नॉट माइनस 1 पुट करेंगे तो y नॉट माइनस y नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो कहने का मकसद ये कि s कोई इंटीजर पुट करके जो वैल्यू यहां आ रही है वही वैल्यू आप यहां से भी निकाल सकते हैं, t की जगह भी कोई इंटीजर पुट करके, ठीक है, ये एक ही बात है, ठीक है जी। तो यहां पर हम कह सकते हैं वेयर t बिलोंग्स टू z। और अब आप देखें कि क्या था आपके पास, d GCD था a और b का, d a और b की जगह 0 आ गया, और आप जानते हैं कि जब एक नंबर 0 हो जाए तो GCD क्या बनता है, a का मॉड बनता है। लेकिन आप विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ये बात अज्यूम कर सकते हैं कि ये a है। अगर नेगेटिव a भी लेंगे तो भी कोई मसला नहीं यार, इधर प्लस t ले लेंगे हम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अगर आप ये अज्यूम करें कि d a है, तो अब आप देखिए y को आप लिख सकते हैं y नॉट माइनस डी ओवर डी टी, ठीक है, और d की जगह आप a ऊपर पुट कर दें, तो अगेन आप देख सकते हैं कि आपके जनरल सॉल्यूशन की जो शेप है वो वही निकलती है जो आप पहले प्रूव कर चुके हुए हैं। तो हर हाल में आपके पास जो सॉल्यूशंस हैं वो यही निकलते हैं, ठीक है जी। t यहां पर आर्बिट्रेरी इंटीजर होगा। तो किन केसेस में भला, जब a और b में से एक 0 हो जाए लेकिन दूसरा लाजमी नॉन ज़ीरो हो, तब भी यही है। मतलब आप ऐसे ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर b नॉन ज़ीरो है और a 0 है तब भी हर हाल में सोल्यूशन यही निकल आएगा, ठीक हो गया जी। और अगर दोनों नॉन ज़ीरो है उसके लिए तो हमने पहले कर लिया हुआ था। इस केस में भी अगर d प्लस माइनस a के बराबर है, यानी a हो सकता है नेगेटिव हो, तो उस सूरत में GCD तो नेगेटिव a होगा ना, तो आप नेगेटिव a लेके भी t को जस्ट आप इंटीजर चेंज करके कह सकते हैं, सोल्यूशन अल्टीमेटली आपका इसी फॉर्म का ही निकलेगा। सो दैट्स ऑल।